क्लास 2 लिख दिए हो ना, डेमो क्लास 2। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। और कल हम लोग थोड़ा सा पॉलिटी के बारे में समझने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। और बता रहा था मैं आप सभी लोग को, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं यूट्यूब, उनको भी ये फैन चला दो जरा, जग वहां से जग जला दो, वहां से बाहर निकलो, वहां जाओ। पहला नंबर, फर्स्ट नंबर, इधर से इधर से इधर से, हाँ, और इसको से चला दो, बस 3 पे कर दो, 1 पे तो 3। तो आ, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं उनको भी गुड मॉर्निंग। कल मैं आपको क्लास में बता रहा था, और मैंने जो है लोकतंत्र के 3 स्तंभ में आपको पहले पिलर्स यानी लेजिस्लेटिव यानी विधायिका के बारे में बता रहा था, और कहानी के माध्यम से सब आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो बहुत सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे, आपके दिमाग में वो सारी चीजें बैठ गई होंगी। उसी के थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया था कि ये जो लोकतंत्र है, हमारे यहाँ जो सिस्टम विधायिका और दूसरा है कार्यपालिका, आपको बताऊंगा एग्जीक्यूटिव। और तीसरा जो पार्ट है वो क्या है, न्यायपालिका। जुडिशरी। तो कल इसके बारे में मैंने आपको समझाया था और बताया था कि केंद्र में भी विधायिका है और राज्य में भी, और वो कहानी के माध्यम से आपको मैं समझा रहा था। अब उसके आगे थोड़ा सा चलते हैं कार्यपालिका की तरफ। और कल मैंने आपको बताया था कि कार्यपालिका का मेन काम क्या है, कि जो भी नियम कानून विधायिका बनाए, जो भी कार्यक्रम बनाए, कोई भी योजना बनाए, ये सारा का सारा पॉलिसी मेकिंग का काम, नियम कानून मेकिंग का काम विधायिका का है, ठीक है। लेकिन कानून बनाने से कुछ नहीं होता, कानून का सही ढंग से पालन भी होना चाहिए। तो अब अगला प्रश्न ये होता है कि कानून का सही ढंग से पालन कैसे होगा और कौन कराएगा। तो उसके लिए एक अलग संस्था बनाई गई जिसका क्या नाम है, कार्यपालिका, ठीक है। तो मैंने कल आपको बताया था कि इसका मेन काम क्या है, कि जो भी नियम कानून योजनाएं हैं का जो है पालन करवाना, इसका मेन काम, यानी एग्जीक्यूट कराना। कि कोई भी चीज सरकार बनाई तो वो सही ढंग से अगर लागू नहीं हो पाएगा तो जिस उद्देश्य से सरकार ने बनाया है उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ा तंत्र भारत में बना हुआ है और बहुत सारे लोग उसमें काम करते हैं। कानून बनाना फिर भी आसान है, लेकिन कानून को पालन करवाना बड़ा कठिन काम है। तो अभी भी भारत में जो विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों में जो सबसे बड़ा सिस्टम है वो वही सिस्टम है कार्यपालिका। जैसे आपको छोटा सा कोई एग्जांपल दूं, छोटा सा ये एग्जांपल है, मान लीजिए कि कोरोना काल चल रहा है। तो कोरोना काल जब शुरुआत हुई तो उसमें सरकार ने निर्णय लिया, क्या सरकार ने निर्णय लिया, लॉकडाउन का, क्योंकि संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा था और हो सकता है कि उसका असर लोगों पे ज्यादा हो तो बहुत सारे लोग मरने लगे। और ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार में ऐसा हो गया। तो लोगों को घर से बाहर न निकल पाए उसकी, और अन्य कई प्रकार की बिजली सेवा, टेलीफोनिक सेवा, रेल सेवा, वायुयान सेवा, कुछ ऐसे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्टिन्यूस चलने चाहिए, वो रुकने नहीं चाहिए। तो वो सारा का सारा काम हो रहा था। तो अब कोई व्यक्ति घर से बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, वो तो सरकार आके देखेगी नहीं। तो वो देखने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई, कार्यपालिका को। किसको दी गई, कार्यपालिका, कि सारा का सारा काम आप देखिए। और वो लोग देखते थे तो चीजों को बहुत आसानी से नियंत्रित कर लिया गया। तो अब एक व्यवस्था ये भी है कार्यपालिका वाली। तो मैंने कल आपको बताया था कि कार्यपालिका भी 2 जगह, केंद्र में भी और
राज्य में भी। ये कहां कहां है? केंद्र में भी है और राज्य में भी है। सेंटर केंद्र में भी है और राज्य स्टेट में भी। अब देखिए, पॉलिटी की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जब हम इस तरह बांट देते हैं तो समझना समझाना बहुत ही आसान हो जाता है और दिमाग में रखना भी बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि कल मैं आपको ये बात बताया था, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये बताई थी कि चाहे वर पक्ष हो चाहे वधु पक्ष हो, सबके यहां काम लगभग बराबर ही होता है, कोई डिफरेंट काम नहीं होता, सब लगभग एक ही होता है। अच्छा, शादी विवाह से इसलिए आपको समझाता हूं कि शादी विवाह आप सबके घर में हुआ है तो आप उस समय को याद करेंगे तो इससे कंपेयर करना बड़ा आसान हो जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि शादी कहीं हो रही है तो उसके पिता हैं, माता हैं, बाबा हैं। तो कल मैंने समझाया था कि जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इनके बारे में बताया था। तो अब ये हुआ कि ये सारा का सारा पालन करवाएंगे कौन लोग? तो देखो, ये कोई सिस्टम भगवान द्वारा बनाया नहीं गया है, ये आम इंसानों द्वारा ही बनाया गया कि व्यवस्था को सही ढंग से क्या किया जाए, चलाया जा सके। और ये भी कोई बहुत पुरानी व्यवस्था नहीं है कि 2-4 लाख साल से व्यवस्था चली आ रही। ये सारी की सारी जो व्यवस्थाएं नई वाली बनी हैं, ये सब मुश्किल से 200 से 250 साल पहले की, सन 1800, 1700 से 1800 के आसपास है। जैसे पूरे विश्व में जो ब्रिटेन ने शासन किया, तो उसके शासन का काल जो शुरू होता है ब्रिटेन के, वो लगभग लगभग 1800 के आसपास से शुरू होता। यानी आज से 220 साल पहले ब्रिटेन ने चारों ओर क्या करना शुरू किया? शासन। उसके पहले वो कब्जा कर रहे थे लेकिन शासन नहीं कर पा रहे। जैसे भारत में ही जो है प्लासी बक्सर का युद्ध हुआ 1757 और 64 में, तो ऐसा नहीं है कि उसी के बाद उन्होंने शासन करना शुरू किया। उसके बाद बहुत सारे एक्ट उन्होंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर जो है 1813 का एक्ट, 33 का एक्ट, 53 का एक्ट, 58 का एक्ट, 92 का एक्ट, ये सारे के सारे एक्ट बनते रहे। तो ये तो भारत में हो रहा था, लेकिन पूरे विश्व में भी जो संसदीय व्यवस्था, जो आधुनिक संसदीय व्यवस्था है, वो देन जो है ब्रिटेन का ही, इंग्लैंड का ही। पूरे विश्व में जो आधुनिक संसदीय व्यवस्था है वो किस देश की देन है? ब्रिटेन की। और मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो इस बात को मैं समझा रहा था कि कैसे वहां पे संसदीय व्यवस्थाओं का विकास हुआ। तो ये धीरे 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 ब्रिटेन एक, कुछ मामलों में ब्रिटेन बहुत अच्छा देश है। अच्छा देश क्या है कि वहां पे जब जरूरत होती है तो नई नई चीजों का विकास हो जाता है। हमारे यहाँ क्या, हम लोग ट्रेडिशनल आदमी, हम लोग क्या, जो चला आ रहा है चला आ रहा है, और फिर दिमाग में भी बहुत सारी चीजें खुराफातें बाद में भर दी गई, और खासकर ये भर दी गई हैं कि हम लोग की चीजें अच्छी नहीं है, दूसरे लोगों की चीजें क्या हैं, अच्छी। अभी कल मैं एक स्पीच सुन रहा था, एक बहुत अच्छे राइटर हैं जिनका नाम है मनोज मुंतसर, नाम सुना होगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने, इस समय के जितने भी सुपरहिट गाने हैं सबके लेखक वही, यूपी के हैं वो, अमेठी, जहां से राजीव गांधी चुनाव लड़ा करते थे, फिर राहुल गांधी चुनाव लड़ते थे, इस बार वो हार गए और स्मृति ईरानी ने उनको हरा दिया। तो मैं उनका एक स्पीच सुन रहा था, उस स्पीच में वो स्वामी विवेकानंद के बारे में बता रहे। मैं क्यों तुलना कर रहा हूं ये भी समझ में आएगा आपको कि जब, क्योंकि 11 सितंबर आते ही हम लोग के दिमाग में आता है 9/11 की घटना, जो जो है तालिबानियों ने या फिर ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका में की थी, और उसके WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा दिया था। 2 हवाई जहाज लाके टकरा, प्लेन तो 5 हाईजेक हुई थी लेकिन 2 आके टकराई और 2 अलग अलग जगह पे गई और एक को मार के उड़ा दिया गया। तो ये घटना घटी थी उस समय। लेकिन उससे पहले 1893 में जो सितंबर में घटना घटी थी, वो स्वामी विवेकानंद की वजह से पॉपुलर थी। और जब स्वामी विवेकानंद गए थे शिकागो में, जो वहां का सबसे हाईली डेंसिटी एरिया था, तो जब वहां पहुंचे तो वहां लगभग लगभग विश्व के 4000 प्रकार के अलग अलग धर्मों के लोग वहां पहुंचे हुए थे, और उसमें सबसे डिफरेंट यही दिख रहे थे। कौन दिख रहे थे? स्वामी विवेकानंद। क्योंकि बाकी जब पार्टी में जो लोग जाते हैं तो सज धज के जाते हैं, तो सब उस तरह ड्रेस में थे, और ये एक तो सबसे कम एज के थे और यंग थे, और चूंकि भारत के थे तो भारत के प्रति अंग्रेजों का, यूरोपियों का जो नेचर होता था कि दे आर ब्लैक्स,
हम लोग समझते हैं कि हम लोग गोरे हैं, सांवले हैं। हम लोग गोरे सांवले नहीं, उनकी नजर में हम लोग क्या हैं? काले हैं। तो वो कालों से बहुत नफरत करते थे। तो जब स्वामी विवेकानंद गए और उन्होंने स्पीच देना शुरू किया, तो पहला उन्होंने जो सेंटेंस बोला उसी पे तालियां लगभग जो है 5-10 मिनट तक बजती रह गई। उन्होंने बोला था कि सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। तो जब इन्होंने बोला कि माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो लोग जो है ताली बजाने लगे कि पहला कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो अनलोन लोगों को भी भाई और बहन बोल रहा है। अभी तक कोई हम लोग को भाई और बहन नहीं बोला था। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो हम लोग को किस नाम से संबोधित कर रहे हैं? भाइयों और बहनों के नाम से। तो उनको बड़ा, लोगों को अजीब सा लगा। तो फिर उसी में उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि हमारे यहाँ आज से नहीं, हमारे यहाँ एक महोपनिषद है, बहुत प्रकार के उपनिषद हैं। उस उपनिषद में एक उपनिषद है जिसका नाम है महोपनिषद। उसमें जो है उसका जो अध्याय 4 है, उसका श्लोक नंबर जो है शायद 11 या 71 है। उसमें ये बोला गया, कई बार मैं क्लास में बताता रहता हूं कि अयम निज परोवेति गणना लघुचेत सामुदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निज परोवेति गणना, यह मेरा है, यह तेरा है। लघु चेतसाम, इस तरह की बात करने वाले छोटे लघु चित्त के लोग होते हैं, छोटे हृदय वाले होते हैं। उदार चरिता नाम, जो उदार चित्त वाले, जो बड़े दिल वाले हैं, उनके लिए क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी की पूरी पृथ्वी ही जो है परिवार के समान है। तो आप सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं। और फिर उन्होंने धर्म के बारे में बताना शुरू किया। तो जब ये सारी चीजें कर दी, तो अगले दिन सुबह अमेरिका में छपने वाले जितने पेपर्स थे, वो सारे के सारे पेपर ने सबसे फ्रंट पेज में इन्हीं की सारी बातों को छापा। और वहां के लोगों ने लिखना शुरू किया कि जिस देश में इस तरह के लोग रहते हैं, जिस देश में इस तरह की सभ्यता संस्कृति है, जिस देश में इस प्रकार का धर्म है, वहां पे ईसाइयों को धर्म सिखाने की जरूरत नहीं है। तो जो वहां से ईसाई यहां आते थे लोगों को धर्म सिखाने के लिए, कहा कि आपको जरूरत नहीं वहां सिखाने के लिए, वो आपसे ज्यादा समझदार। लेकिन धीरे धीरे हमारे मन में ये डाल दिया गया कि नहीं, हम बेकार हैं, वो लोग क्या हैं? अच्छे हैं। तो यही चीज यहां भी डाली गई कि जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने शासन करना शुरू किया कि तो उन्हीं की चीजों को क्या माना गया? अच्छा है। जबकि उसके पहले भारत में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी स्टेब्लिश थी। और विश्व का सबसे पुराना जो गणतंत्र था वो बिहार के वैशाली में डेवलप था, और वो भी आज से 100-200 साल पहले नहीं, 2500 साल पहले। जब लोग जानते नहीं थे कि लोकतंत्र क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है, राजतंत्र क्या होता है, उस समय वैशाली में जो है 8 राज्यों का एक समूह था जिसको वैशाली जो है जनतंत्र कहते थे या गणतंत्र कहते थे। तो वो सारी की सारी चीजें हमारे डेवलप थी। लेकिन अंग्रेज जब आए तो पहले क्या की कि उन सब सारी चीजों को खत्म की। जैसे अमेरिका कहीं जाता है ना अटैक करने, तो पहले क्या करता है कि वहां बम गिरा के सबको समाप्त करेगा, सारी बिल्डिंग टूट जाएंगी। उसके बाद अब वहां बिल्डिंग बनाने का ठेका लेगा, और फिर सारी की सारी बिल्डिंग क्या करेगा? तो जो ठेका लेगा वो अपने लोगों को ही देगा, तो अब उसके ही लोग कमाएंगे। तो उसी तरह ब्रिटेन वाले जब भारत में आए तो उन्होंने ये काम करना शुरू किया। पहले यहाँ की सभ्यता संस्कृति, लोगों की मानसिकता, लोगों की सोच को उन्होंने क्या किया? वॉश आउट किया, परिवर्तित किया। और फिर उसमें सुधार करने की उन्होंने कोशिश की और कहा कि ये सब हमारा ही बनाया हुआ, आप लोग का कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग के जितने भी पढ़े लिखे बेवकूफ लोग हैं, वो जब पेपर बनाते हैं तो कहते हैं कि पूरे विश्व में आधुनिक संसदीय व्यवस्था देन किस देश की है, तो तुरंत आंसर आता है ब्रिटेन की। ठीक। अब वही ब्रिटेन वाले, अभी यूरोपियन कप हो रहा था, उसमें शायद इटली से मुकाबला था उनका, और ब्रिटेन और इटली का मुकाबला था, और लंदन में ही हो रहा था, और इटली वालों ने ब्रिटेन वालों को हरा दिया। तो उसे मारो तोड़ फोड़ कर रहे थे, तो कहा गया कि यही सभ्य लोग हैं, अपने आप को सभ्यता मानते हैं कि हम ही सभ्य लोग हैं। तो यही यहां भारत में भी हो रहा था कि ये सारा का सारा सिस्टम जो है ये ब्रिटेन वाले बना के हमको दे रहे हैं और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। जबकि ये जो शक्तियों का पृथक्करण है ये देने वाले एक व्यक्ति का नाम था मॉन्टेस्क्यू। मैं फ्रांस की क्रांति पढ़ाता हूं तो उसमें बताता हूं। उन्होंने कहा था कि जो शक्ति किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? बट के रहनी चाहिए। जैसे घर की जिम्मेदारी जब एक व्यक्ति पे आ जाएगी तो समस्या होगा, इसलिए घर की जिम्मेदारी को क्या करो, अलग अलग लोगों को बांट दो, तो काम अच्छे ढंग से होगा और काम में सब अपने अपने पारंगत होते जाएंगे। तो पहले भारत में परिवार ऐसे ही होता था कि जब हम लोग का बड़ा बड़ा परिवार होता था
तो बड़े परिवार में कुछ लोग का काम सिर्फ इतना ही होता था कि बाहर के लोग के यहाँ घूम घूम के न्योता करते थे, सबके यहाँ आना, सबके यहाँ जाना, सबके यहाँ मिलना जुलना। वो कुछ लोग खेती के काम में पारंगत थे, कुछ लोग पैसा कमाने के काम में पारंगत थे, कुछ महिलाएं पुरुषों का काम सिर्फ बच्चा खिलाना होता था। वो आप उनके हाथ में गोदी में हमेशा कोई ना कोई बच्चा देखेंगे, उनसे कोई मतलब नहीं किसका बच्चा, बस घर का बच्चा खेल रहा है। तो उसमें वो मास्टर हो जाते थे कि बच्चों को कैसे खिलाया जाता है, वो क्यों रो रहा है, क्यों हंस रहा है, क्यों, क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। तो हमारे यहाँ ये सिस्टम था कि शुरू से ही हम शक्तियों को क्या करते थे, कार्य को बांट के रखते थे। वही काम मोंटेस्क्यू साहब ने फ्रांस की क्रांति में कहा कि शक्तियां बटी रहेंगी तो काम करने में आसानी होगी। बाद में ब्रिटेन ने उसी को एक्सेप्ट किया अपने संविधान और संसदीय व्यवस्था में, और फिर हमने तो उन्हीं को नकल किया, तो हमने भी वही फॉलो कर लिया। तो हम लोग क्या क्या हुआ भाई कि एक केंद्र के लिए व्यवस्थापिका या कार्यपालिका बनी, और एक कहां के लिए बनी, राज्य के। अब हुआ कि इसमें कौन लोग काम करेंगे, कौन लोग इसमें काम करेंगे। तो चूंकि हम लोग अंग्रेजों से ही आजाद हुए थे और अंग्रेजों के सिस्टम में ये सारा का सारा काम उनका गवर्नर जनरल देखता था। कौन देखता था, गवर्नर जनरल, क्योंकि वही सबसे बड़ा अधिकारी था। तो हमारे यहां गवर्नर जनरल का पद किस व्यक्ति ने संभाला, राष्ट्रपति ने। किसने संभाला, राष्ट्रपति ने। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी किसको दे दी गई। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है क्या कि ये केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। ठीक है, अब हम लोग तो सब नकल ही किए हैं ना। अब समस्या ये है कि राष्ट्रपति साहब क्या सब अकेले काम कर सकते हैं, नहीं, एक आदमी क्या कर लेगा। और वो भी भारत में राष्ट्रपति कौन होते हैं, जिनकी उम्र कम से कम 70 साल हो। कई लोग ऐसे हैं, तो कई लोग तो चल ही नहीं पाते थे, उठना बैठना मुश्किल। तो जिसका शरीर ही नहीं, अच्छा अमेरिकन के राष्ट्रपति को देख लो, यंग होते हैं सब, दौड़ते हुए चढ़ते हैं, दौड़ते हुए उतरते हैं। और भारत के राष्ट्रपति बुजुर्ग से, सीधे साधे से, एकदम शांत टाइप के लोग होते हैं। आप उनको दौड़ते भागते किसी राष्ट्रपति को नहीं देखेंगे। भारत का कोई राष्ट्रपति आज तक बना ही नहीं जो दौड़ के चल ले, वही बहुत बड़ी चीज। लेकिन अमेरिकन राष्ट्रपति को आप लोग देखे हैं, सब उछलते कूदते रहते हैं, उनसे ज्यादा उनकी बीबियां उछलती कूदती रहती हैं। और हम लोग क्या, तो राष्ट्रपति की जो पत्नियां होती हैं वो सर पे अपना पल्लो लगा के चुपचाप, पहचान में ही नहीं आएगा कि उनकी बीबी कौन है। और अमेरिकन राष्ट्रपति की बीबी देखोगे तो पहले पहचान में एक यही होगी, राष्ट्रपति कौन है कोई कंफ्यूजन होगा, लेकिन उनकी बीबी में कोई कंफ्यूजन, चाहे वो बराक ओबामा साहब की बीबी रही हो और चाहे डोनाल्ड ट्रंप साहब की बीबी रही। ठीक, तो वहां थोड़ा सा दूसरा सिस्टम। क्यों वहां सिस्टम ऐसा है, क्योंकि वहां सारा का सारा काम राष्ट्रपति ही देखता, लेकिन हमारे यहां सिर्फ नाम मात्र का ये देखता। ठीक है, तो अब ये कहा कि हम अकेले तो काम करेंगे नहीं, तो अब ये किससे मिले। तो ये कल मैं आपको बताया था कि ये लेजिस्लेटिव में भी जाता था, बाबा है। तो अगर आपके बाबा हैं और उनको अपनी जिम्मेदारी किसी को सौंपनी है तो किसको सौंपेंगे, पापा जी को। किसको सौंपेंगे, पापा। उसी के साथ कहेंगे कि आओ बैठो भाई, क्या ये सब जिम्मेदारी संभालो। तो अब पापा जी भी उसी घर में रहते हैं, तो पापा जी घर में यहां थे तो लोकसभा और राज्यसभा में बैठते थे लोग, तो यहां पे भी जिम्मेदारी पापा जी को दी गई। अब पापा जी कौन है, तो पापा जी का नाम है प्रधानमंत्री। क्या नाम है, प्रधानमंत्री। पापा जी कौन है, प्रधानमंत्री। पापा जी कौन है, प्रधानमंत्री। बाबा कौन है। असली पावर किसके पास है, लेकिन दिखता किसके पास है, तो राष्ट्रपति इनको सारा काम देता है कि ले भाई कीजिए आप, क्या ठीक है कर रहे हैं। तो अब फिर बाबा ने पूछा बेटे से कि सारा काम संभाल लोगे, आप नहीं संभाल पाए तो हम कैसे संभाल लेंगे। कहा तब, कहा इतने तुम्हारे सब भाई बंधु हैं, इनको ले लो काम पे। कहा ठीक है। तो ये पापा जी क्या करते हैं कि जितने भाई बंधु हैं उनमें से बुलाते हैं, देखते हैं कौन ठीक ठाक है, और कहते तुम लोग को ये काम करना है, कर लोगे ना। तो कहे, तो बुलाते हैं, आओ भाई, महेश हाँ, सुरेश हाँ, रमेश हाँ, राम हाँ, कृष्ण हाँ, आ गए, सब लोग आ गए। कहा ये लोग हैं, इनको काम सौंप दीजिए। कहा तुम लोग काम कर लोगे ठीक से। कहा हाँ। तो इनको सब ले जाएंगे बाबा के पास। किसके पास। कहा कौन है ये, तो कहा मेरे मित्र भाई बंधु लोग हैं, आप तो पहचान ही रहे हैं। कहा इनको काम सौंप दें। तो कहा हाँ। तो ये इनको पसंद किए और लेके किसके पास गए, यानी शपथ कौन दिलाता है,
नियुक्त कौन करता है, लेकिन किसकी सलाह पर, किसकी सलाह पर? और ये जितने लोग हैं इनसे छोटे हैं, इनका नाम है मंत्री। क्या नाम है? मंत्री। तो ये सारे मंत्री लोग सहयोग करेंगे उनका। तो मंत्रियों को नियुक्त कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है? जोर से बोलो। लेकिन किसकी सलाह पर, किसकी सलाह पर? ओके, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। अब मान लीजिए कुछ बदमाशी कर दिया, ये कोई है इसमें बदमाशी कर दिया, तो अब पापा कहेंगे घरे जाके अपना इस्तीफा सौंपो। तो ये इस्तीफा किसको जाके देगा, प्रधानमंत्री को कि राष्ट्रपति को? क्योंकि शपथ कौन दिलाया था, नियुक्त कौन कराया था? तो मंत्री की नियुक्ति कौन, शपथ कौन? मंत्री त्याग पत्र किसको देगा? कोई कंफ्यूजन? एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, अच्छा, फिर आगे, फिर बाबा पूछ रहे हैं तुम लोग काम कर लोगे सब? कहा इतना 130 करोड़ की जनसंख्या कैसे काम हो जाएगा? कहा तब और लोग, कहा और लोग को लाइए। तो कहा कि सारा लोकसभा राज्यसभा तो छान मारा, तुम ही लोग मिले हो, अब कहां से लाए? कहा चलिए परीक्षा कराते हैं। तो कहा परीक्षा कराने के लिए कोई संस्था होनी चाहिए ना। कहा अंग्रेज बना के गए एक संस्था, और उस संस्था का नाम है यूपीएससी। क्या नाम है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन माने होता है केंद्र, क्या होता है? यानी केंद्र में जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, केंद्र द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? जोर से बोलो। ये सब किसके कहने पे हो रहा है? हाँ, इसका असली मालिक कौन है? तो एक संस्था बना दी गई यूपीएससी। अब उसका काम हो गया भैया अधिकारियों का परीक्षा लो, तो परीक्षा कंडक्ट कराती है वो, सभी प्रकार के परीक्षा, जो भी केंद्र में सारी बड़ी बड़ी परीक्षा होते हैं, चाहे वो यूपीएससी आईएएस पीसीएस की परीक्षा हो, उसमें लगभग लगभग 22 प्रकार की सेवाएं हैं, चाहे डिफेंस के क्लास 1 अधिकारी की पोस्ट हो, वो सभी कौन कराता है? चाहे एनडीए हो चाहे सीडीएस हो, ये दो मुख्य रूप से, चाहे एक शॉर्ट सर्विस कमीशन आता है 3 एसएससी, वो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, ये वाला नहीं है। तो उसके जितने भी अधिकारी नियुक्त होते हैं वो कौन सा एग्जाम कंडक्ट कराते हैं? इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो असिस्टेंट कमांडेंट लोग बनते हैं, तो उनको भी कौन चूज करती है? रेलवे के अधिकारी, बहुत सारे बड़े बड़े इंजीनियर, बहुत सारे डॉक्टर्स, उनका परीक्षा कौन कराता है? यूपीएस। ठीक है, डॉक्टर का भी केंद्र सरकार में भी डॉक्टर की नियुक्ति होती है, जो परीक्षा कौन कराता है? यूपीएस। इसी तरह स्टेट में भी होता है। ठीक है, तो केंद्र में भी होता है और राज्य में भी होता है। जैसे केंद्र स्तर के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनमें डॉक्टरों की नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी। ठीक है, उनका अलग से परीक्षा होता है, ऑल इंडिया मेडिकल सर्विसेज। ठीक, तो उनका अलग ही तरीका है। तो ये आगे भाई सारे अधिकारी चुन लिए गए। तो अब अधिकारियों से पूछा गया कि काम कर लोगे? कहा हम लोग कैसे कर लेंगे भाई, हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई ये आलू की बोरी है, उठाना है, लेकिन हम लोग के शरीर में ताकत क्या है? हम लोग तो बुद्धि वाले आदमी है ना, तो ताकत वाले लोग भी चाहिए ना नीचे स्तर पे काम करने के लिए, हिसाब किताब करने वाला भी तो चाहिए, वो कहां से आएंगे? कहा ठीक है, एक और संस्था बनाओ, और उस संस्था का नाम बन गया एसएससी। क्या बन गया? एसएससी। अब जितना बाबू लोग हैं, इंस्पेक्टर लोग हैं, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? एसएससी। इनसे पूछा गया सब काम हो जाएगा? कहा हाँ हो जाएगा। कहा और भी ले लीजिए। तो अन्य भी परीक्षाओं के माध्यम से अन्य अधिकारी जो हैं, अन्य कर्मचारी और अधिकारियों की क्या होती है? नियुक्ति होती। तो यही सारे के सारे लोग क्या हैं? केंद्र की कार्यपालिका के भाग। तो केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? वास्तविक प्रमुख कौन है? कौन है? मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? कौन? शपथ, त्याग पत्र। अच्छा, ये जो यूपीएससी वाले अधिकारी होते हैं, इनकी भी नियुक्ति कौन करवाता है? राष्ट्रपति। तो अब राष्ट्रपति का कुल जिम्मेदारी ये दे दिया गया, तो थक जाते हैं बेचारे। अब रोज दिन भर जो है 1 लाख फाइल पहुंचा हुआ है पूरे भारत भर का साइन करने के लिए, कैसे साइन करेंगे? तो उनको एक मोहर दे दिया गया। क्या दे दिया गया? उन्होंने एक मोहर बनाया
और एक मोहर दे दिया गया। इस मोहर पे क्या बना दिया गया, इस पे 3 ठे शेर बना दिया गया, जिसको कहते हैं अशोक स्तंभ। क्या कहते हैं? अब जहां अशोक स्तंभ लग जाए मतलब किसका मोहर है? जोर से बोलो। तो जितनी भी केंद्रीय सेवाएं हैं उसमें किसका मोहर लगता है? और राष्ट्रपति का मोहर लग गया माने वो केंद्र के व्यक्ति, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे लोग जो है केंद्रीय कार्यपालिका के भाग, अंडरस्टैंड। तो ये तो हो गया वर पक्ष। क्या हो गया? जोर से बोलो। इसी सेम टू सेम वधु पक्ष, सेम टू सेम, कुछ डिफरेंस नहीं, नाम चेंज हो जाता है। वहां लल्लन प्रसाद, यहां भुल्लन प्रसाद। तो अब राज्य में आ गए, तो राज्य में देखिए, राज्य में राष्ट्रपति की जगह कौन आ जाता है? जोर से बोलो, कौन आ जाता है? राज्यपाल। प्रधानमंत्री की जगह कौन आ जाएगा? मुख्यमंत्री। मंत्री की जगह राज्य वाले मंत्री, ये भी मंत्री लोग आ जाएंगे। फिर यूपीएससी की जगह स्टेट पीसीएस, कहीं यूपी पीसीएस, कहीं एमपी पीसीएस, कहीं झारखंड पीसीएस, कहीं बीपीएससी, कहीं राजस्थान पीसीएस, हर जगह। यानी यहां पे स्टेट पीसीएस आ गया। अब एसएससी की जगह स्टेट एसएससी, क्या हो गया ये? स्टेट एसएससी। और अन्य कर्मचारी यहां भी अन्य छोटे मोटे परीक्षाओं के माध्यम से होते रहते हैं, ठीक है। पुलिस की नियुक्ति करनी है तो पुलिस के लिए अलग बना दिया गया। बीपीएससी अधिकारी आ गए, बाकी पुलिस के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया, वो परीक्षा करा रहे हैं। तो ये हो गए केंद्र की कार्यपालिका, और ये क्या हो गए? लेकिन अब इससे खेल नहीं चलने वाला, भी आगे चलना। अच्छा, यहां ही पूछा जाए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जोर से बोलो। मंत्रियों की नियुक्ति भी, शपथ कौन, त्याग पत्र कौन? अंडरस्टैंड। तो ये कहा इनसे, लड़की का बाप लड़के के बाप से कह रहा है, कहा आप भी बराबर हम भी बराबर। कहा जो आपका काम वहां पे वो हमारा काम यहां पे। लेकिन यहां थोड़ा सा अलग है। एक चीज बता दे रहे हैं, क्या अलग है? छोटी सी चीज। अब ये तो हम आपको वर पक्ष वधु पक्ष के हिसाब से इसलिए बता रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। कहानी थोड़ी सी और हल्की सी ट्विस्ट है कि ये हमारा जो पूरा भारत है, कमल का फूल बनाने लगे हम तो। मान लो ये सब है, छोटा सा बना दे रहे हैं। मान लो ये भारत है। क्या है ये? भारत। इस भारत का असली मालिक कौन है? जोर से बोलो, कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, यही असली मालिक। अब इस भारत को एक घर मान लीजिए। क्या मान लीजिए? घर। क्या मान लीजिए? घर। अब इस घर में बहुत सारे कमरे, बहुत सारे कमरे। तो अब ये देश है, तो उसी देश में बहुत सारे राज्य हैं। बहुत सारे क्या हैं? राज्य हैं। बहुत सारे यहां पे राज्य। जैसे मान लो मैं हूं राष्ट्रपति। क्या हूं? अब पैसे वाले आदमी हमारे जो है कुल मिला के 28 घर हैं। कितने घर हैं? जोर से बोल लो। और 8 गेस्ट हाउस भी बनवा रखे हैं, शानदार वाले। 8 क्या बनवा रखे हैं? गेस्ट हाउस भी बना। 28 घर हैं और 8 क्या हैं? अच्छे अच्छे गेस्ट हाउस। और सब, हाँ, 29 राज्य हैं। कौन सा 29वां राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर कहानी 2019 में खत्म हो गई थी। उसके बाद एक और कहानी आई थी, वो भी खत्म हो गई, दादरा नगर हवेली दमन दीव वाली। अभी आप जम्मू कश्मीर में अटके हैं। रवीश कुमार के समर्थक हैं क्या? अभी कई लोग उसी में अटके हुए हैं। उनको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में फिर से वो होगा। अब होने वाला नहीं है। अब बस ये होगा और कुछ नहीं होगा। कहानी क्या है? खत्म। बहुत सारी कहानियां खत्म होने वाली। उस कहानी के बहुत सारे डायलॉग राइटर, उस कहानी के बहुत सारे हीरो हीरोइन की मार्केट से क्या हो रहे हैं? बाहर हो गए, बौखलाए हुए हैं सब। ठीक है। तो कितने हमारे घर हैं? 28। और 8 क्या हैं? गेस्ट हाउस भी हैं। अब समस्या, सबसे बड़ी चीज ये है
ये 28 घर में हम रह पाएंगे क्या? नहीं रह, अलग अलग जिलों में है, तो हमें उसकी व्यवस्था संभालनी है। तो हम क्या क्या करेंगे? तो हम बुलाए, भाई साहब इधर आइए। कहा क्या? हमारा एक घर है कर्नाटक में, बेंगलोर में। कहा तब? कहा चले जाओ, वहीं रहो आराम से, तुम ही संभालो। तो किसी ने कहा ठीक है सर, चले जाते हैं। तो कहा कि अगर मान लीजिए वहां पे कुछ करना धरना होगा तो क्या करेंगे? आपसे रोज पूछेंगे? कहा ना ना, जो मैं यहां कर रहा हूं वही काम तुम भी वहां करना, कोई दिक्कत नहीं। कोई बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी तो हमसे क्या करना? पूछना। कहा और कुछ बात हुई तो? कहा एक किताब दे देना, किताब रखे रहो, उसमें सब लिखा हुआ। उस किताब का नाम है संविधान। क्या नाम है? ये मैंने कहा उस व्यक्ति को जो कहा, जिसको कहां भेज रहा हूं? कर्नाटक। मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? और उस राज्य के केयर टेक करने के लिए किसको भेज रहा हूं? किसको भेज रहा हूं? राज्यपाल को भेज रहा हूं। अब जो मेरा काम यहां पे केंद्र में, वही काम किसका है? तो इस राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जोर से बोलो, कौन करता है? लेकिन बाबा अपने मन से कोई काम नहीं करते हैं। किससे पूछते रहते हैं? प्रधानमंत्री से नहीं, इन लोग सबसे। ये अकेले नहीं, ये बाकी लोग बुलाता है, इधर आओ उधर आओ, बाबा कुछ पूछने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा जो ये मंत्री परिषद है, ये मिलकर डिसीजन लेता है और किसको बताता है? राष्ट्रपति को बताता है कि बाबा ऐसा काम कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला प्रश्न ये है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जोर से बोलो, कौन करता है? किसकी सलाह पर? मंत्री परिषद। किसकी सलाह पर? जोर से बोलो, कौन सी मंत्री परिषद? केंद्रीय मंत्री परिषद। कौन सी? अच्छा, अच्छी बात है। तो ये अपना त्याग पत्र भी किसको देगा? किसको देगा? अब जो पावर केंद्र में राष्ट्रपति का, वही पावर राज्य में किसका? राज्यपाल। अब ये पूछा ना कैसे कैसे काम करेंगे, कहा हमको देखते रहना, जैसे जैसे हम काम करेंगे वैसे ही। कहा आप तो बड़का वाला मुहर रखे हैं, हमें भी एक मुहर बनवा दीजिए। कहा ठीक है, तुम्हारे लिए भी एक मोहर बना दे। तो हर स्टेट का अपना क्या होता है? मोहर होता। और वो मोहर असली में किसका होता है? तो जैसे ये साहब मोहर मारते हैं, वैसे ये कौन मोहर मारता है? राज्यपाल। ठीक। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, स्टेट पीसीएस ऑफिसर्स की भी नियुक्ति कौन करता है? ठीक है। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन? लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन? कौन होता है? कोई कंफ्यूजन? एनीवन? नहीं? अच्छा, चलिए, तो ये बात तो आप समझ में आ गया आप लोग को। अब इसी में एक छोटी बात और समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि हमारे यहां जो है पूरा का पूरा संविधान नकल है। क्या है? नकल। जहां जहां से जो बढ़िया मिला क्या किए? ले ली। और चूंकि जल्दी में सब हो रहा था, देश 1947 में आजाद हुआ और था कि जल्दी संविधान क्या करो? बना दो। तो जल्दी का काम शैतान का। जल्दी का काम क्या होता है? शैतान का। इसलिए आराम से काम करना चाहिए, हड़बड़ाहट में नहीं। और उसमें चूंकि हड़बड़ाहट था कि नहीं बन जाना चाहिए, फिर भी सब लोगों ने मेहनत किया कि बढ़िया से काम करें। फिर भी बहुत सारी कमियां छूट गई, जिसको जो है समय समय पर सुधारा गया। और लगभग लगभग 100 से ज्यादा संविधान में संशोधन क्या हो चुके हैं? अब तक हो चुके। तो अब हमको जहां जहां जो जो अच्छा लग रहा है, कई लोग होते हैं जो अच्छा लगेगा, जैसे छोटे छोटे बच्चों को देखना। छोटे बच्चे जो है, जो उनको अच्छा लगेगा पहन लेंगे, उससे कोई मतलब नहीं कि मैचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ ही पहन लेंगे। तू जूता देखो, लाल हरा दोनों पहन लेंगे सब। बाद में समझाएगा कि नहीं, या तो लाल पहनते हैं या तो हरा पहनते हैं। वही हमारे अभी संविधान में हो रहा था। हम चारों ओर से नकल कर रहे थे। तो नकल में देखे कि एक बहुत मजबूत देश है जिसका नाम है यूएसए। क्या नाम है? तो हमने कहा कि उसका नकल किया जाए। तो देखे कि उसके नकल में क्या है कि वहां एक राष्ट्रपति है तो एक उपराष्ट्रपति भी है। कौन है? उपराष्ट्रपति है। कौन है वहां पे? उपराष्ट्रपति। तो यहां पे तो राष्ट्रपति साहब बने ही, एक और भी व्यक्ति बन गया जिसका क्या नाम है? उपराष्ट्रपति। बाबा के छोटका भाई। ये बाबा के कौन है? आई बड़का बाबा ही, बड़का बाबा ही। ठीक है। अब छोटका बाबा हमने देख के बना दिया। कहां से पद लिया ये? यूएस से। कहां से लिया? जोर से बोलो। तो पूछा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया?
यूएसएस, क्योंकि वहीं पे था। तो वहां पे जरूरी इसलिए था कि वहां पे उनके बेटे नहीं थे, तो काम बाबा लोग को ही करना पड़ता था। तो कभी बड़के बाबा बीमार हो जाएं, कहीं चले जाएं, तो सारा काम कौन संभालता था? लेकिन यहां तो ऑलरेडी बेटा है ही है, तो छोटका बाबा की क्या जरूरत? तो छोटका बाबा के पास कोई काम ही नहीं। बाबा बीमार उमार, अच्छा बाबा भी मजबूत आदमी, बीमार उमार पड़ने वाले नहीं। कभी इधर उधर चले भी जाएं तो ये कहता था कि हम ही हैं, आप काहे टेंशन ले रहे हैं। तो ये बेचारे छोटका बाबा दुखी हो गए कि हमको बना तो दिए हैं कि ये देखो भाई हमारे घर के प्रतिनिधि है, लेकिन कोई काम धाम नहीं है, तो घर ही में बैठे रहते थे। अब आप घर में बैठे रहेंगे, कितने भी अच्छे व्यक्ति रहेंगे तो बीबी तो आपको पसंद करेगी नहीं। तो कहेगी कि आप जो छोटका बाबा हैं, बड़का बाबा इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, इधर उधर आते जाते रहते हैं, आप दिन भर घर ही में घुसे रहते हैं। तब छोटका बाबा एक दिन देखे, 2 दिन देखे, 4 दिन देखे, 1 हफ्ता देखे, 1 महीना देखे, दुखी हो गए। तो गए बड़का बाबा के पास, कहे भैया एक बात बताओ। कहा सारा काम आप करते हैं? कहा हाँ। बाकी बचा हुआ सब ही करता है? कहा हाँ। हमको भी कुछ काम धाम दीजिए। कहे क्यों, आराम से बैठना अच्छा नहीं लग रहा है? कहा हमको तो अच्छा लग रहा है, हमारी बीबी को अच्छा नहीं लगता। कहा ये बात है? कहा हाँ। कुछ काम दे दे तुम्हें? कहा हाँ। कहा एक काम करो, चले जाओ संसद भवन में। कहा चले जाओ? संसद भवन। तो पहुंच गए कहां पे? संसद भवन में पहुंच गए। ठीक, तो वहां गए तो देखे कि जो है 2 सदन है, एक उच्च सदन है और एक कौन सा है? निम्न सदन है। तो बाबा कहे थे कि जाके देखना वहां पे कुर्सी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लगी होगी। एक यहां कुर्सी लगी थी निम्न सदन में और एक कहां लगी थी? उच्च सदन। कहे जो खाली हो उस पर जाके बैठ जाना, जो खाली हो उस पर जाके क्या करना। अब वो गए तो चूंकि पहला फ्लोर पे घुसे इस पे, तो देखे कि एक आदमी बैठा हुआ है। तो कहे कि भाई हटो। कहे कहाँ हटे? कहे बड़का भैया बोले हैं बैठने के लिए। कहे क्या बोले हैं? कहे बोले हैं कि संसद में चले जाना और वहां 2 सदन है और जिस सदन में कुर्सी खाली हो उसी बैठ जाना। तो ये बोला निम्न सदन वाला, लोकसभा वाला, ये कुर्सी खाली दिख रही है आपको? कहा नहीं, यहां तो आप बैठे हुए हैं। कहा तब क्या बोले थे? कहा जो खाली हो वो। कहा ऊपर वाली खाली है, वहीं चले जाइए। कहा बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहां चले गए? ये ऊपर। ये कौन सी है? ये राज्यसभा। जाके कुर्सी पे आराम से क्या हो गए, ठाट से बैठ गए। आप खुश। वहां काम हो रहा था, सुबह सुबह जाके क्या होते थे, बैठ जाते थे और शाम तक रहते थे। अब शाम को एकदम हाथ हिलाते हुए आते थे, पत्नी खुश, वाह वेरी गुड। अब आप सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? जोर से बोलो, कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। लोकसभा का नहीं, किसका? अच्छा, जब ये संसद बन रहा था तो ये डिसाइड किया था कि इसमें वही व्यक्ति जाएगा जो चुन के आता है। बाकी लोग की एंट्री, बाकी लोग को आई कार्ड मिलेगा ही नहीं, बाकी लोग को आई कार्ड। अब ये राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति साहब हैं, ये चुनाव तो लड़के गए नहीं है वहां पे, उसके मेंबर नहीं है, फिर भी सबसे बड़की कुर्सी पे क्या हो गए, बैठ गए। तो एक दिन बाहर चाय पीने निकले ये उपराष्ट्रपति साहब, और ये लोकसभा के अध्यक्ष भी निकले। बातचीत होने लगी, कहे और क्या हाल चाल? कहा बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या हो रहा है? कहा वही जो आप करते हैं वही हम भी कर रहे हैं। कहा अच्छा, क्या मालूम है? हम तो वहां के सदस्य हैं इसलिए कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं? कहा बड़का भैया बोले। कहा अच्छा ये बात है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सदन का सदस्य न होते हुए भी सदन का सभापति होता है? कौन और किस सदन का? किसका? क्या वो सदन का सदस्य है? नहीं, सदन का सदस्य नहीं होता। कहा अच्छा। फिर पूछा नीचे वाले ने, और का क्या काम करते हो? कहा जो जो तुम काम करते हो। कहा वोटिंग वोटिंग होती है? कहा सब करवाते हैं। कहा तुम वोट दे सकते हो? तो इन्होंने पूछा तुम दे सकते हो? कहा हाँ हम तो देते हैं। कहा हम भी देते हैं। तो अब देखो, ये सदन का सदस्य नहीं है फिर भी क्या करता है, वोट दे सकता। तो पूछा कब वोट देते हो? कहा जब दोनों बराबर हो जाए ना, पक्ष और विपक्ष, तब देते हैं।
तो जाके भैया से कहा कि वो देहू है, वोट देता है, क्या तुम भी दे दिया करो, क्या दिक्कत है। तो फिर पूछा कि ये कब वोट देता है, पूछा कब वोट देते हैं, कहा जब दोनों पक्ष बराबर हो। कहा हम कब देंगे, कहा तो तुम भी तभी देना जब दोनों पक्ष क्या हो। तो राज्यसभा में भी अगर दोनों पक्ष बराबर हो जाए वोटिंग में, पक्ष और विपक्ष, तो कौन वोट देता है, उपराष्ट्रपति। कौन देता है, और यहां भी कौन देता है, जोर से बोलो, कौन, लोकसभा का। समझ में आ गई बात। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सदन का सदस्य न होते हुए भी वोटिंग में भाग ले सकता है, जोर से बोलो, कौन। सिर्फ पूरा एक ही मत, राष्ट्रपति साहब नहीं ले सकते। राष्ट्रपति साहब आए, देखे क्या क्या कर रहे हो जी, भैया वोटिंग हो रहा है, कहा हटो हम वोट देंगे, कहा ना, आपको ये अधिकार नहीं है। ये अधिकार सिर्फ किसको है, सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति को अधिकार है जो वोट दे सकता है, कौन, उपराष्ट्रपति। कौन दे सकता है। ये प्रश्न आपको बड़े सरल लग रहे हो, लेकिन बड़े कठिन प्रश्न है, आपके दिमाग में बैठ रहा है ना। यही सब एग्जाम में पूछा जाता है जी, बहुत आसान। कई लोग संविधान का मतलब समझते हैं कि आर्टिकल, अनुच्छेद। अनुच्छेद नहीं है संविधान। अनुच्छेद तो गिन के जो है 30-40, बहुत होगा तो 50 अनुच्छेद होगा टोटल। 395 जो आर्टिकल है ना, 395, अच्छा ऑन पेपर पे आता है लगभग 400, कहीं 50 के आसपास, कहीं 44, कहीं 42, कहीं 48, मान लो कुछ भी। लेकिन इसमें कुल मिला के सिर्फ 50 ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब क्या है, बेकार है। बाकी सब क्या है, तो 50 में आपको याद करा दूंगा, उसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा हमेशा के। बाकी आपको 350 याद करने की जरूरत नहीं। कुछ ज्ञानी लोग क्या करते हैं, इसी को याद करने में अपनी जिंदगी क्या करते हैं, बिता देते हैं। और जो इसको याद करने की जिंदगी बिता देते हैं, उनको कभी पॉलिटी समझ में आती नहीं। अंडरस्टैंड। तो कौन कौन से 50 इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा, बता क्या दूंगा, मेरे बोलते ही तुमको याद हो जाएगा। गलती से मेरे मुंह से निकला हो तुमको क्या हो जाएगा, कारण क्या है कि उसके साथ कोई ना कोई कहानी जोड़ा रहा हूं। तो इतनी कहानी आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न पूछा जाएगा, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, जोर से बोलो, कहां से, यूएसए से। वेरी गुड। संसद कौन बनाया, मिस्त्री मजदूर सब भाई संसद कौन बनाया है, मिस्त्री मजदूर बनाए हैं। अच्छा ताजमहल शाहजहां ने बनाया, तो संसद किसने बनाया। संसद जो ये बन रहा था, ये दरअसल दूसरे उद्देश्य से बन रहा था, ठीक है ना। संसद इसलिए नहीं बन रहा था कि संसद बनना। हुआ क्या कि सन 1911 में दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन में क्या हुआ कि ब्रिटेन के महाराजा महारानी लोग आए हुए थे, और ये भारत की जनता जो है बड़ी गुस्साई हुई थी। क्यों, बंगाल का विभाजन हो गया था। किसका हो गया था, अब बंगाल वाले बड़े खुरापाती थे सब, बंगाली बहुत झगड़ा करते हैं, मारपीट नहीं करते हैं, खाली बहसा बहसी करेंगे सब। तो अंग्रेज भी बहुत दिन से वहां रहते रहते परेशान हो गए थे। तो जब महाराजा महारानी आए तो क्या समस्या है, कहा ये जो बंगाल ने विभाजन कर्जन साफ करके गए सब बड़े दुखी हैं, सब रोज झगड़ा करते रहते हैं, सब आगे बटर बटर बोलते रहते हैं सब, हम लोग को बंगाली उतना समझ में आता नहीं है। कहा तब, कहा इसको चेंज कर दीजिए, राजधानी ही यहां से हटा दी, सबको हम रहेंगे नहीं। कहा ठीक है भाई चलो दिल्ली। और कहा नई राजधानी बन गई, तो सन 1912 में राजधानी नई वाली कहां बन गई, दिल्ली। अब जब दिल्ली हुई तो सारे अधिकारी, सारे बड़े बड़े जितने भी लोग थे उनको दिल्ली आना था, तो उनके रहने के लिए, उनके मीटिंग के लिए उनके ऑफिस होना चाहिए ना, ये नहीं होना चाहिए। तो एक व्यक्ति थे जो बड़ा अच्छा घर बनवाते थे, जिनका नाम था एडवर्ड लुटियंस। क्या नाम था, कहा बुलाया गया है भाई, कहा एक राष्ट्रपति का घर, एक उपराष्ट्रपति का घर, हई मंत्री जी लोग का घर, हई अधिकारी जी लोग का घर, जहां मीटिंग करेंगे वो, एक न्यायपालिका सब बनवाओ। तो साउथ दिल्ली में रायसीना हिल के आसपास पूरा का पूरा एरिया कवर किया गया और वहां बनाया गया सबके लिए। तो बनवाने वाले व्यक्ति का नाम था एडवर्ड लुटियंस। बुझा गया, उसी में जाके बैठते थे लोग। अब हुआ कि कैसा बनेगा, तो अब वो ढूंढ रहा था रास्ता कि कैसा हम संसद बनवाएं। तो घूमते घूमते एक बार चला गया था मध्य प्रदेश। कहां चला गया था, मध्य। वहां गया भिंड मुरैना के पास, तो वहां पे एक बहुत पुराना जो है 64 योगिनी मंदिर था।
क्या था? 64 योगिनी मंदिर। देखा, उसको बड़ा सुंदर लगा, इसी तरह संसद भवन बनवाएंगे। तो उसी का नकल करके क्या बनवाया गया? संसद भवन। क्या बनवाया गया? अब आपको दिखवाते हैं। आपको लग रहा होगा ना कि संसद भवन कैसे इस तरह बन गया। दिखाते हैं कैसे संसद भवन बन गया, फिर हम मुद्दे पे आते हैं। जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं, नेट चल रहा है कि नहीं जी? है? चल रहा। चलिए, मैं आपको जो संसद भवन का नक्शा दिखाता हूं एंटरटेनमेंट के लिए, ताकि आपके दिमाग पे थोड़ा सा जोर ना पड़े। आजा 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 आजा। हुआ कि कैसा बनेगा? तो ये है 64 योगिनी मंदिर। क्या है ये? 64 योगिनी मंदिर। खुल जाएगा अभी आपके सामने। देखिए, लिखा है टेम्पल विच इंस्पायर्ड डिजाइन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट मध्य प्रदेश 64 योगिनी मंदिर। ये है 64 योगिनी मंदिर। दिख रहा है सभी को? ये दिख रहा है ना सभी को? अरे भाई हटो, क्या हुआ? ये दिख रहा है ना? ये भिंड मोरैना मध्य प्रदेश में है ये मंदिर। दिख रहा है आप सभी को? ऐसे ही संसद भवन है कि नहीं है? बिल्कुल इसी तरह क्या बनाया गया है, जबकि एक मंदिर का नक्शा है। किसका नक्शा है? ये मंदिर। लेकिन बहुत लोग को ये मालूम नहीं है कि सब यहीं का नकल है, बाहर से कुछ भी आया नहीं। तो इसी को देख के क्या बनाया गया? भारत का पार्लियामेंट। और ये कब का बना हुआ है? तो ये 7वीं सेंचुरी का बना है, आज से लगभग लगभग 1300 साल पहले। और उसका नकल करके आज से 100 साल पहले क्या बनाया गया? संसद भवन। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? बुझा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बुझा रहा है तो और बताते हैं। ऊपर से कोई एरियल व्यू नहीं है? मैं देख रहा हूं कोई एरियल व्यू दिख जाए। ये हम्म नया वाला नहीं है, नया वाला तो बन रहा है अभी ना। ये देख रहे हैं, ये पुराना वाला संसद भवन। और ये इसके आगे नया वाला क्या हो रहा है? ये बन रहा है। ये आगे नया वाला क्या हो रहा है? अभी बन रहा है। और ये पुराना वाला संसद भवन। ठीक है ना? तो देख रहे हो इसका नक्शा बिल्कुल किसकी तरह है? किसकी? 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश। और यही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा कि अरे बाप रे बाप, ऐसा भी है क्या? देखें, 2-4 फोटो और दिखा जाएगा तो दिखाई देंगे आप। ये नया वाला जो बन रहा है वो है। हाँ, ये देखिए, ये राष्ट्रपति भवन। क्या था वो? एक चीज और दिखा दे रहे हैं आपको, ताकि आपके दिमाग में रहेगा कि कैसे अंग्रेजों ने यहाँ की चीजों का नकल किया, और फिर लोगों के दिमाग में ये जाने ही नहीं दिया कि ये सब यहीं का नकल है, कहीं और का नहीं। कहाँ पे? अच्छा, ऊपर है। कहाँ ऊपर है? एक और बिल्डिंग आपको दिखा दे रहा हूं, ये वाला। क्यों नहीं खुल रहा है? हाँ, यहाँ पे। नहीं, वो नहीं। मैं आपको, ये तो पार्लियामेंट हाउस हो गया ना, मैं आपको प्रेसिडेंट्स हाउस दिखाता भी। ये है जो, आओ भाई जल्दी से आ जाओ। तो इसको भी या दिखाता हूं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। अरे, ये दिख रहा है आपको सबको ना? ये ऊपर वाला पोर्शन देखो,
देख लिए इसको। अब इसको हम तुम्हें दिखाते हैं, ठीक। देखो किसका, सांची स्तूप इमेज। देखते हैं जिसमें सबसे अच्छा दिख जाए। ये क्या हो रहा है भैया, आ जाओ जल्दी से इमेज। ये जो सांची स्तूप के ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसी को नकल करके बनाया गया राष्ट्रपति भवन। क्या बनाया गया, राष्ट्रपति। चलो ये फोटो आ जाएगा यहाँ पे, ये जो है ये वाला, ठीक है ना। तो ये इसको नकल करके क्या बनाया गया, राष्ट्रपति भवन के ऊपर। तो ये बहुत सारी चीजें, कई लोग को लगता है सब विदेश से आया है, ये कुछ भी विदेश से नहीं आया, सब कहां से है, भारत से। तो खैर ये चीजें आपको समझा दिए, थोड़ा सा इसी में और आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक। तो मैंने आपको एक चीज अभी अभी समझाई है, वो ये समझाया है आपको, कितना बज गया जी, इतनी बात तो समझ में आ गई। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति वाली बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन इसमें, कार्यपालिका को लेकर कोई कंफ्यूजन, कुछ भी नहीं, ठीक। चलो अच्छी बात। अब एक चीज और इसी कार्यपालिका में कि सॉरी, ये तो मैंने आपको बता दी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया, लेकिन ये लड़की वाले के जो है बाबा है, क्या नाम इनका, जोर से बोलो। अब ये पद कहां से लिया गया, तो ये लिया गया बस यूएसए के ऊपर एक देश है जिसका क्या नाम है, कनाडा। क्या नाम है, कनाडा। तो ये कहां से लिया गया राज्यपाल का पद, कनाडा। लेकिन इसके सारे के सारे अधिकार लगभग लगभग उसी तरह हैं जिस प्रकार किसके हैं, जोर से बोलो, किसके हैं। अब प्रश्न आता है कि राज्यों में उपराज्यपाल क्यों नहीं होते, उपराज्यपाल क्यों नहीं होते, ये कहीं था ही नहीं तो कहां से नकल करते। उपराष्ट्रपति तो नकल कर लिए हम लोग, राज्यों में उपराज्यपाल नहीं होते। एक उपराज्यपाल होता है केंद्र शासित क्षेत्रों में, कहा जाता है, लेकिन वो राज्यपाल के बराबर ही होता है, बस उसका नाम उपराज्यपाल होता है। तो ये उपराज्यपाल का पद कहीं पे है ही नहीं, तो हम कहां से लेते। और दूसरी चीज कि राज्य की व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है, और राज्य पे अधिकार है किसका, राष्ट्रपति का। किसका अधिकार है, ये तो सिर्फ केयर टेकर है। क्या है ये, तो केयर टेकर को हटा के दूसरा केयर टेकर भेजा जा सकता है। मान लो कोई बदमाशी की, इनको हटा दिया गया, अब वहां को कौन संभालेगा। मेरा घर एक बेंगलोर में था और एक मैसूर में था, तो बेंगलोर वाला जो है केयर टेकर बदमाशी कर रहा था, तो मैंने उसको हटाया, तो अब कौन संभालेगा। तो मैसूर वाले से कहा, भाई जब तक वहां कोई नहीं आता तुम संभाल लो। तो यानी एक ही राज्यपाल दो राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता, 3 राज्यों का भी, 4 राज्यों का भी, 5 राज्यों का भी, 28 राज्यों का भी, सब काम दे दिए। लेकिन काम करने में मुश्किल होगा, इसलिए ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी वो एक राज्यपाल, क्योंकि संविधान में ऐसा कहीं लिखा ही नहीं कि एक व्यक्ति कितने राज्यों का राज्यपाल होगा, तो कई बार एक व्यक्ति 2-2, 3-3 राज्यों के राज्यपाल होते हैं, कई बार होता है। अभी यहां बिहार, बंगाल, ठीक है, उनके एक ही राज्यपाल थे, फिर बगल में वो सिक्किम मुक्किम, आसाम उसाम भी देख लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि हमारे संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है कि राज्यपाल सिर्फ एक ही राज्य का होगा, वो 2 राज्यों का भी हो सकता है, 3 का भी, 4 का भी, 5 का, 6 का भी, ठीक है। अब हुआ क्या कि राज्य की व्यवस्था संभाल रहे हैं मुख्यमंत्री साहब। कौन संभाल रहे हैं, तो ये राष्ट्रपति ने राज्यपाल से कहा कि देखो भाई ये व्यवस्था संभाल रहा है। कहा हाँ सर संभाल रहा है, ठीक ठाक। कहा सर लेकिन थोड़ा थोड़ा बदमाशी कर रहा है। क्या कर रहा है, कहा बदमाशी का मतलब, कहा आप एक किताब दिए थे ना, मैं कौन सी किताब दिए थे,
संविधान। कौन सी किताब दिए थे? तो जब किताब दे रहे थे बाबा तो इनसे बोले कि देखना कि अगर ये व्यक्ति इससे कहीं इधर उधर आए तो हमें बताना, जो हम नियम बता दिए उसी के हिसाब से चलना, अगर इधर उधर चले तो बताना। तो ये देख रहे थे बहुत दिन से कि ये जो इसके हिसाब से राज्य को चला नहीं रहे, तो किससे शिकायत किए? मड़का बाबा से। किससे शिकायत किए? मड़का कि साहब ये सही ढंग से राज्य को चला नहीं रहे हैं। का मतलब का जो आप संविधान वाली किताब दिए थे ना उसमें जो जो लिखा उस हिसाब से नहीं चला रहे थे। तो अच्छी ये बात है। कहा तो ये अपने मन से तो डिसीजन लेते नहीं है। किससे विचार विमर्श किए? मंत्री परिषद से। किससे किए? कहे हम चाह रहे हैं कि इसको हटा दें, बदमाशी कर रहा है, कहा हटा दीजिए और वहां की व्यवस्था अपने हाथ में रख ले। तो इसी बात को वह आता है राष्ट्रपति। जोर से बोलो, क्या कहते हैं इसको? कि जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री संविधान के अनुसार राज्य का संचालन न कर रहा हो तो किसकी शिकायत पर कौन राष्ट्रपति शासन लगाता है? जोर से बोलो, कौन शिकायत किया? जोर से बोलो, किससे किया? किससे किया? ये किससे सलाह लिया और क्या लगा दिया? राष्ट्रपति। तो अब राष्ट्रपति शासन आएगा तो खुदे शासन करने आएगा क्या? नहीं, कहेगा अब से तुम शासन करोगे। तो राष्ट्रपति शासन में सारी व्यवस्था कौन संभालता है? जोर से बोलो, राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश कौन करता है? जोर से बोलो, शिकायत कौन करता है? किससे करता है? राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है? और तब क्या लगा दिया जाता है? जोर से बोलो, क्या लगा दिया जाता है? राष्ट्रपति शासन। तो ये जो 56 इंच की सीना वाले, कितने इंच के सीना वाले? कितने इंच का सीना? 3 लोग। कितने लोग? एक पहले कौन से? जोर से बोलो, दूसरे कौन? तीसरे कौन? तो कौन सा अनुच्छेद? राष्ट्रपति शासन। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? जोर से बोलो, याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ऐसे ही तुम लोग को आर्टिकल याद हो जाएगा। आर्टिकल बहुत आसान है, बोलना, परेशान मत होना, ठीक? तो चलिए, ये सब आपको फालतू चीज हमने बता दी। अब हम लोग थोड़ा सा चले आते हैं एक जगह और। कहां चले आते हैं? कितना टाइम हो गया भाई? एक जगह चले आते हैं हम लोग, जुडिशरी में। कहां पे चले आते हैं? जुडिशरी। जुडिशरी बने न्यायपालिका। क्या है ये? न्यायपालिका। ये भी बिल्कुल उसी तरह, कोई भी डिफरेंस नहीं। न्यायपालिका में भी एक कहां पे होगा? केंद्र में। कहां पे होगा? और एक कहां पे होगा? राज्य में। केंद्र की न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट। क्या कहेंगे इसको? सुप्रीम कोर्ट। क्या कहेंगे? और राज्य की राय हाई कोर्ट। क्या कहेंगे? तो भारत में सुप्रीम कोर्ट कहां पे है? दिल्ली में नहीं है। कहां पे है? न्यू दिल्ली में। कहां पे? नई दिल्ली में। कहां पे है? बुझा गया? भारत की राजधानी कहां है? जोर से बोलो, कहां है? हाँ, दिल्ली में आप जाएंगे तो ये भी आपको समझा दे रहे हैं। दिल्ली में आप जाएंगे ना, तो दिल्ली एक केंद्र शासित क्षेत्र है, लेकिन उसमें 7 जिले हैं। कितने जिले हैं? 7 जिले। ये ऊपर वाला हो गया नॉर्थ दिल्ली। क्या हो गया? नॉर्थ। ये पश्चिम वाला हो गया वेस्ट दिल्ली। क्या हो गया? ये वाला हो गया ईस्ट दिल्ली। क्या हो गया? ये नीचे हो गया क्या? साउथ दिल्ली। 4 दिल्ली तो यही हो गया। अब एक और जो शाहजहां साहब ने बसाया था, पुरानी दिल्ली। क्या है? क्या है? पुरानी, ओल्ड दिल्ली। तो एक अंग्रेजों ने बसा दिया यहां की तरफ, दक्षिण की तरफ न्यू दिल्ली। क्या है? न्यू दिल्ली। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? कितने हो गए? 6 दिल्लियां हो गए। और एक है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। क्या है? नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। एक ये स्टेट, मतलब जिला। तो कुल मिला के कितने उसमें जिले हैं? 7। कितने जिले हैं? और ये जो 7वीं दिल्ली है, जिसको हम कहते हैं नई दिल्ली, क्या कहते हैं? ये किसने बसाया था? अंग्रेजों ने। किसने बसाया था? और यहीं पे संसद भवन, राष्ट्रपति भवन
इंडिया गेट, पूरा जो लुटियंस जोन आता है, कनॉट प्लेस, जितना भी है सब, राजीव चौक सब यहीं आता। तो सुप्रीम कोर्ट किस दिल्ली में बना है? जोर से बोलो। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सारा सरकारी ऑफिस, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, राजपथ, म्यूजियम, सब नई दिल्ली। यूपीएससी का हेडक्वार्टर, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली। दिल्ली बोलोगे तो पिटाओगे, नई दिल्ली, ठीक है ना? ओके। दिल्ली में हम 2003 से लेके 10 साल रहे हैं। कितने साल रहे हैं? खूब इधर उधर मोहल्ला मोहल्ला गली गली घूमते थे, मोटरसाइकिल रखे थे पल्सर, यहां से नॉर्थ से पूरा साउथ, साउथ से नॉर्थ, चारों ओर घुमाते थे। वहीं पढ़ते थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो यही सब काम था। ठीक, तो चलिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट कहां है भाई? नई दिल्ली में। कहां पे है? और बाकी राज्यों का हाई कोर्ट उसके नॉर्मली राजधानी में। कहां पे? तो एक प्रश्न आता है कि राजधानी किसे कहते हैं? राजधानी एक शहर का नाम होता है ना, राजधानी किसे कहते हैं? तो छोटा सा उसका आंसर है कि किसी भी राज्य या किसी भी देश का वो शहर जहां पे उसके विधायिका का मुख्यालय, जहां उसके कार्यपालिका का मुख्यालय और जहां उसके तीनों का जहां मुख्यालय होता है, उसी शहर को क्या कहते हैं? जोर से बोलो। सामान्यता। अब ये 100% नहीं होता, हो सकता है कहीं इधर उधर भी हो जाए। तो अब कहेंगे बिहार की राजधानी क्या है? पटना। तो अब विधायिका की राजधानी, मतलब विधायिका का मुख्यालय हो गया विधानसभा। तो बिहार का विधानसभा कहां पे है? जोर से बोलो। बिहार का सचिवालय कहां पे है? कहां पे? और बिहार का हाई कोर्ट कहां पे है? इसलिए बिहार की राजधानी कहां पे है? समझ में आ गया? भारत, केंद्र सरकार, केंद्र की विधायिका, संसद कहां पे है? जोर से बोलो। कहां पे? फिर पूछा जाएगा कि केंद्र का सचिवालय नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक कहां है और सुप्रीम कोर्ट कहां है? इसलिए भारत की राजधानी। कोई कंफ्यूजन? चलो, तो थोड़ा सा हम लोग आते हैं यहां पे कोर्ट की तरफ। केंद्र का कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और राज्य का हाई कोर्ट। यहां जज लोग बैठते हैं। कौन लोग बैठते हैं? तो क्या जज लोगों से ही काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो उनके साथ साथ वकील लोग भी चाहिए। कौन चाहिए? वकील, तभी तो काम होगा। तो जो सबसे बड़े वकील साहब होते हैं वो भी हम लोग अमेरिका से लिए हैं। कहां से लिए हैं? तो अमेरिका में वकील साहब को कहते हैं अटॉर्नी। क्या कहते हैं? तो इनका नाम हो गया अटॉर्नी जनरल। क्या हो गया? अटॉर्नी जनरल। क्या हो गया? अटॉर्नी जनरल। तो केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन होता है? जोर से बोलो, फिर से बोलो। अटॉर्नी जनरल। ठीक है ना? अब हमने क्या किया, ये रंगाई पुताई थोड़ा सा कर दे रहे हैं। ये ऐसे कर दिया और ये ऐसे करके ऐसे मिला दिया और यहां से खींच दिया। तो ये क्या डिजिट दिख रहा है? 70 और 6 76। 76। तो पूछा जाएगा कि अटॉर्नी जनरल का पद किस अनुच्छेद में लिखा गया है? किसमें? 76 में। बुलाओगे नहीं ना? नहीं, मत बुलाना भाई, अभी और जब पढ़ाएंगे तो समझाएंगे पहले से। तो केंद्र का सबसे बड़ा वकील कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। तो राज्य में भी एक सबसे बड़ा वकील होगा, तो उसका नाम होता है एडवोकेट जनरल। क्या नाम होता है? ठीक। अब ये अकेले साहब कहां केस देख लेंगे? तो इनको सपोर्ट करने के लिए, तो सपोर्ट करने के को शब्द अंग्रेजी में कहते हैं सॉलिसिट करना। क्या करना? तो इनके सहयोग के लिए होते हैं सॉलिसिटर जनरल। क्या होते हैं? सॉलिसिटर। और ये कहेंगे कि हमको भी चाहिए, तो इनको मिलता है असिस्टेंट। क्या होता है? असिस्टेंट एडवोकेट जनरल। तो ये सब का सब केस देखते हैं सब। तो ये जज और वकील लोग मिलकर पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था संभालते। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है? कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? कितने हैं? और कितने केंद्र शासित क्षेत्र हैं? कितने हैं? 8। तो हमारे संविधान में लिखा गया था
कि हर राज्य में कम से कम एक हाई कोर्ट होना चाहिए और हर केंद्र शासित क्षेत्र के पास एक हाई कोर्ट होना, लेकिन संसद को यह अधिकार है कि अगर वो चाहे तो दो तीन को आपस में ही मिला दे, यानी दो राज्यों का एक ही हाई कोर्ट बना दे। तो यही हुआ कि जो छोटे छोटे राज्य थे उनके हाई कोर्ट को आपस में क्या कर दिया। तो अभी कुल मिला के भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25। वास्तव में होनी कितनी चाहिए? 36। कितनी होनी चाहिए? लेकिन वर्तमान में कितनी है? तो पूछा जाएगा कि भारत में वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? जोर से बोलो, हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? और जो सबसे लेटेस्ट बना है वो उस राज्य का बना है जो सबसे पुराना राज्य है। तो आजादी के बाद सबसे पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। कौन बना था? आंध्र प्रदेश। और वहां का हाई कोर्ट सबसे नया है जो अमरावती में। तो पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे नया हाई कोर्ट किस राज्य का है? जोर से बोलो। लेकिन भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा है? जोर से बोलो। लेकिन भारत का सबसे नया हाई कोर्ट कौन सा? याद रहेगा, भारत में कुल हाई कोर्ट की संख्या, जोर से बोलो। अब ये जो वकील साहब हैं, ये केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील साहब। प्रधानमंत्री कोई समस्या होगी ना कोर्ट के संबंध में तो किसको बुलाते हैं? अटॉर्नी जनरल को। जोर से बोलो। ये राष्ट्रपति साहब को समस्या होगी तो जानते हो किसको बुलाएंगे? जजे लोग को बुलाते हैं, तुम ही लोग आ जाओ। तो अगर राष्ट्रपति को सलाह मशवरा करना होता है तो किसको बुलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज को। किसको? जोर से बोलो। पहले सबसे बड़को गए सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप ही आ जाइए। तो अगर राष्ट्रपति को सलाह लेना होता है कानून संबंधी तो किससे सलाह लेता है? जोर से बोलो। अगर राज्यपाल को लेना होगा तो? जोर से बोलो। अगर प्रधानमंत्री को लेना होगा तो? जोर से बोलो। अगर मुख्यमंत्री को लेना होगा तो? याद रहेगा, ये सब एग्जाम में प्रश्न आता। अब क्या हुआ कि ये हमारे प्रधानमंत्री साहब, कौन? प्रधानमंत्री साहब बैठे हुए थे संसद में। कहां बैठे हुए थे? संसद में बैठे हुए थे। यहां संसद में बैठे हुए थे, बहस चल रही थी। तब तक राहुल गांधी खड़े हुए और कहीं से उनको कोई सिखाया था कि जाके ये वाला प्रश्न पूछ देना, और प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है प्रश्न, इसका संबंध लॉ से है, कानून से। और उनको कानून आता होता, फालतू बकवास कर सकते, उनको कानून उन्होंने आता नहीं। तो अब यहां जो है मोदी जी बैठे हुए हैं और यहां राहुल गांधी बैठे हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी। कहा भाई, कहा आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। कहा पूछिए। कहा ये वाला प्रश्न बताइए। अब ये टेंशन में, तो बगल में इनके बैठे हुए थे अमित शाह। कहा बे क्या किया जाए? कहा एक व्यक्ति है, उसको बुलाते हैं, बहुत कानून जानता है। तो उस व्यक्ति को बुलाए जो यहां था। इसका क्या नाम है? अटॉर्नी जनरल। क्या है? तुरंत उसको फोन किए, है भाई? कहा कि हाँ सर बताइए। कहा जल्दी से आओ। तो जल्दी से पहुंच गया। कौन पहुंच गया? जोर से बोलो। हाँ, किसके पास पहुंच गया? प्रधानमंत्री के पास। कहा हाँ सर बताइए। कहा राहुल गांधी पूछा एक प्रश्न, जवाब दो। कहा ठीक है। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन छोटे मोटे प्रश्नों का जवाब मैं नहीं देता हूं, मेरा अटॉर्नी जनरल इस प्रश्न का जवाब देगा। राहुल गांधी ऑब्जेक्शन करने लगे, ये क्यों देगा, आप क्यों नहीं देंगे? कहा संसद में लिखवाए तुम्हारे नाना संसद में जब संविधान बन रहा था तो ये लिखवाए हैं, तो वो लिखवाए तो उन्होंने यूज किए तो हमें यूज कर लेते हैं। तो अगर कोई भी कानून संबंधी कोई भी समस्या हो तो केंद्र सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन करता है? जोर से बोलो। और तो और वो संसद की कार्रवाई में भाग भी लेता है। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन संसद का सदस्य नहीं है? जोर से बोलो। तो जाके भाग ले रहा, बैठा हुआ है, सब देख के चिढ़ रहे हैं। कहा चिढ़ रहे हो? विपक्ष वाले, कांग्रेस वाले चिढ़ रहे थे।
कहा तुम आके कैसे बैठ गए? कहा अपने नाना से जाके पूछो, वही ना संविधान बनाए थे, वही लिखवाए हैं, कि हम अपने से आके बैठे नहीं है। तब तक हुआ कि चलो भाई इस प्रश्न पे वोटिंग होगी। क्या होगी? राहुल गांधी देख रहा था तो किसी ने, बगल वाले ने बोल दिया, मनीष तिवारी बैठे हुए थे बगल में, कहे ऐसा करो वोटिंग करवा दो, नहीं तो जाएगा नहीं। तो कहे भाई वोटिंग होगा, वोटिंग होगा। तो नरेंद्र मोदी कहा ठीक है वोटिंग होगा। तो अमित शाह से पूछे कि बैठेगा कि नहीं? कहा इसको अब क्या जरूरत है, हम लोग तो ऐसे ही बहुमत में, इनकी औकात है कि हरा देंगे, 50 हैं सब। तो फिर वोटिंग होने लगी। तो अब ये उठ के वहां से क्या हो गए, चले गए। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो संसद की कार्रवाई में भाग तो ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता? जोर से बोलो, कौन? उसी तरह कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो राज्य के विधानसभा या विधान परिषद की कार्रवाई में भाग तो ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता? एडवोकेट, एडवोकेट। हाँ, तो ये अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया था कि यही प्रश्न पूछा गया था कौन बनेगा करोड़पति में। कब पूछा गया था? जब पहली बार कौन बनेगा करोड़पति हो रहा था ना, तो 1 करोड़ रुपए का प्रश्न था। कितने का था? 1 करोड़ रुपए का प्रश्न था कि वो कौन सा व्यक्ति है जो संसद की कार्रवाई में भाग तो ले सकता है लेकिन वोट देने का अधिकार, आंसर क्या होगा? और वो जो लड़का था वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। किसकी तैयारी कर रहा था? वो एकदम खुश हो गया। वो कहा ये अमिताभ बच्चन को, क्या नाम है, सलमान खान को, आमिर खान को नहीं ना मालूम होगा, हम लोग को नहीं मालूम होगा तो किसे? कहा अमिताभ बच्चन ने पूछा सबसे कठिन प्रश्न 1 करोड़ रुपए के लिए। कहा हाँ पूछिए। कहा कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो संसद की कार्रवाई में भाग तो ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता है? ये सुनते ही मुस्कुराने लगा। कहा ऑप्शन देंगे कि ऐसे ही बता दें? ऑप्शन दिए। कहा अटॉर्नी जनरल, अनुच्छेद 76। और पटाखा क्या होने लगा, और आपने जीत लिया है 1 करोड़ रुपए। तो आप भी इस तरह के प्रश्न रखे रहेंगे याद, तो आप भी क्या जीत जाएंगे, 1 करोड़ रुपए। तो चलिए कल हम लोग मिलेंगे और इसके आगे की कहानी शुरू करेंगे। तो जितने लोग भी लाइव देख रहे थे उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक करना नहीं भूलेंगे। कल इसके आगे की आपको कहानी सुनाएंगे। अभी बरसात का मौसम है, सुंदर सुहाना मौसम है, तो पढ़ने का एक ये भी तरीका सीख लीजिए कि बिना लिखे कैसे पढ़ा जाता है। फिर आपको लिखवाऊंगा, घबराइए मत, हाथ आपका दर्द करेगा लिखने में, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो कल हम लोग मिलेंगे, इसके आगे कहानी शुरू करेंगे। तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत, लेकिन लाइक करना भूलिएगा मत। थैंक यू।